एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे। केस बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्स वर्सेस वाई। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। आपका ये जो रेस्टिट्यूशन का जो आंसर है, जो 100% किसी ना किसी मेंस में आएगा ही आएगा, उसको आप एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और ब्यूटीफुल आंसर बना सकते हैं अगर आप इस तरह के केस लॉस को इंट्रोड्यूस करें। तो अब इसमें ना बहुत सारे फैक्ट्स हैं। देयर आर मल्टीपल इवेंट्स दैट हैपेंड इन दिस केस व्हिच मेक्स दिस केस वेरी इंटरेस्टिंग। तो ट्राई टू फोकस सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग, वरना हो सकता है कि आप कंसेप्ट को ना समझो। अब एक्स वर्सेस वाई को एक्स वर्सेस वाई ही लेकर चलेंगे। 1999 में शादी हुई थी, ठीक है, एक्स वेड्स वाई। 1999 में इनकी शादी हुई। 2003 के आसपास इनकी शादी में कुछ परेशानियां होने लगी और 2006 में वाई अपने घर को छोड़ के चले। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट लीव योर मैरिटल होम विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। 2008 के करीब जो एक्स था, हस्बैंड, उसने अपने वाइफ के अगेंस्ट सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की। अब for those of you who don't understand this, section 9 restitution of conjugal rights is when a spouse seeks to compel her spouse to return to their marital home if they have withdrawn from it without any legal justification or any justification for that matter. अगर कोई स्पाउस अपने घर को या मैरिज को विड्रॉ करके कहीं चला जाता है तो उसको वापस बुलाया जा सकता है एंड उनको कंपेल किया जा सकता है कि आप अपने मैरिटल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को रिज्यूम करिए, कोहैबिटेशन को रिज्यूम करिए, अगर उन्होंने इसे बंद कर दिया विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। ये है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब 2008 में जो ये पेटिशन, ये जो एप्लीकेशन फाइल हुई, इसका जजमेंट 2013 में बरनाला कोर्ट से आया, बरनाला के फैमिली कोर्ट से, जिसने रेस्टिट्यूशन अलाउ कर दिया। ठीक है, रेस्टिट्यूशन को वाइफ ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रेस्टिट्यूशन के हिसाब से 3 महीने के अंदर अंदर वाइफ को वापस अपने घर आना था। पंजाब हरियाणा कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया तो उसने भी फैमिली कोर्ट की बात को माना और रेस्टिट्यूशन को कंफर्म कर दिया। वाइफ वाज अगेन आस्क्ड टू रिटर्न टू हर मैरिटल होम। ठीक, अब इसी बीच वाइफ ने मेंटेनेंस की वही क्लेम डाल रखा था, क्रिमिनल पिटिशन भी डाल रखी थी जिसमें उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 498A क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के केसेस डाल रखे थे। मैजिस्ट्रेट को इनमें कोई भी मेरिट नजर नहीं आया तो उसकी इस कंप्लेन को डिसमिस कर दिया गया। इसके रिविजन का भी उसने पिटिशन हाई कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अग्रीड विद द मैजिस्टेरियल ऑर्डर और उसका डिसमिसल स्टूड। ठीक है, इट वाज अलाउड टू स्टैंड, उसका कोई भी बेस नहीं था। अब 2015 में हाई कोर्ट ने जब इस रेस्टिट्यूशन को कंफर्म किया तो एक्स ने फिर से अपनी वाइफ का वेट किया कि भाई अभी आ जाएगी क्योंकि रेस्टिट्यूशन को ऑर्डर आ गया है, लेकिन वो फिर भी आई नहीं। फाइनली इतने साल से वेट करते हुए हस्बैंड ने 2016 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिजर्शन एंड क्रूएल्टी। फैमिली कोर्ट ने इस डिवोर्स को ग्रांट कर दिया। अब वन वुड लॉजिकली थिंक कि भाई वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, मल्टीपल रेस्टिट्यूशन के ऑर्डर्स आ चुके हैं, फिर भी वो वापस नहीं आ रही, किसी भी सूरत में वो वापस लौट ही नहीं रही है। शी इज नॉट इवन फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, कमिटिंग अ क्लियर कंटेम्प्ट बाय नॉट following the orders, but she evidently doesn't care. She just doesn't want to return to her husband. So divorce would be the most obvious step, right? कि भाई should be relieved, शुक्र है डिवोर्स हो गया, मैं तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। बट ऐसा नहीं हुआ, उसने डिवोर्स को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिवोर्स के ग्राउंड्स को एग्जामिन किया जो कि डिजर्शन और क्रूएल्टी थे। उनका कहना था कि जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, जो हस्बैंड था, वो डिजर्शन की इनवैलिडिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है। मतलब वो ये साबित नहीं कर पाया है कि डिजर्शन इनवैलिड रीजन से किया गया। डिजर्शन करने का या डिजर्ट करने का कोई लेजिटिमेट ग्राउंड वाइफ के पास नहीं था।
This is something that the respondent has failed to establish. On the contrary, the appellant, who is the wife, has successfully established कि husband बहुत ही careless और negligent husband था, who was not a good partner at all, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गई थी, और उसका justification इस ground पे बिल्कुल valid है. ठीक है, उसका डिजर्शन मतलब वैलिड है. तो वाइफ को फेवर में रूलिंग आ गई और डिवोर्स को डिसमिस कर दिया गया, डिवोर्स के पे मतलब डिवोर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, फैमिली कोर्ट के डिसीजन वाज सेट असाइड. ठीक है, अब ये यहाँ पे आती है बड़ी अजीब सी बात. देयर इज अ वाइफ हु डजंट वांट टू स्टे विद हर हस्बैंड, बट शी डजंट वांट टू डिवोर्स हर हस्बैंड ईदर. हस्बैंड ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहले तो मीडिएशन ऑर्डर किया. मीडिएशन के 3-4 अटेम्प्ट्स किए गए और तीनों ही फेल हो गए. 2-3 सालों तक या 2-3 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट लगातार सेटलमेंट की कोशिश करता रहा, लेकिन सेटलमेंट भी नहीं हो पाया. फाइनली सब चीज को कवर करते हुए, एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पर आता है कि आप शुरू से अगर एग्जामिन करें, राइट फ्रॉम 2003 व्हेन शी फर्स्ट डिजर्टेड, ठीक है, वहां से अगर आप एग्जामिन करके चलें तो पहले रेस्टिट्यूशन के ऑर्डर से अब तक कोई भी ऐसा वाइफ ने स्टेप नहीं लिया है जहां पे वो अपनी मैरिज को सेकंड चांस देना चाहे. Whereas it is clear from the side of the husband that he on multiple occasions wanted the wife to return home and he wanted to give another chance to his marriage. Restitution के ऑर्डर के डिनाइल के बाद, उसके कंटेम्प्ट के बाद भी बहुत साल तक वो वेट करता रहा, ऑलमोस्ट अ डेकेड, फॉर द वाइफ टू रिटर्न, बट शी क्लियरली डिड नॉट वांट टू रिटर्न. उसने जो किया वो बिल्कुल लॉजिकल था. डिवोर्स वाज द मोस्ट ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप जो कि हर पार्टनर लेता है इस सिचुएशन में, लेकिन उसने डिवोर्स भी चैलेंज कर दिया. यहाँ पे हम मीडिएशन और सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी इन पार्टीज को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा. अब ये जो शादी है ये सिर्फ डिजर्शन और क्रूएल्टी की वजह से नहीं टूट रही है, ये इसलिए टूट रही है क्योंकि ये बहुत पहले ही टूट चुकी है. दिस मैरिज हैज ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर, इट इज इररेट्रीवेबली ब्रोकन, और इसे अब जोड़ा नहीं जा सकता. इसमें रिकंसिलिएशन की कोई उम्मीद नहीं. ठीक है, तो डिजर्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आप वैलिड रीजंस को फर्निश करते रहें या पार्टी से डिमांड करें कि वो एविडेंसेस लाए अपने ग्राउंड्स को, जिस ग्राउंड पे वो मैरिज को तोड़ना चाहता है उसे जस्टिफाई करने के लिए. सर्कमस्टांसेस कई बार इतने वोकल होते हैं, इतने विविड होते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है कि शादी का स्टेटस क्या है. और अगर उन सर्कमस्टांसेस से आप गैदर कर सकते हैं कि शादी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, तो आप उस शादी को वही रोक दीजिए, डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दीजिए. बी काइंड सो दैट बोथ पार्टीज कैन मूव इन देयर रेस्पेक्टिव लाइव्स even if another party does not want to. अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है. हस्बैंड चाहता था कि वाइफ वापस आ जाए, ठीक है, उसका कहना था या तो मेरे साथ रहो या मुझे छोड़ के चली जाओ हमेशा के लिए, इस शादी को ही खत्म कर दो, जो कि वैलिड भी है. वाइफ का कहना था तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी और डिवोर्स भी नहीं दूंगी. अब ऐसा नहीं हो सकता. यू कैन नॉट blow hot and cold at the same time, which was the situation in this case. You cannot have it both ways. You have to choose one or the other. या तो आप अपनी मैरिटल ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशंस को रिज्यूम करिए, मैरिज को चांस दीजिए, या फिर आप इस इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व कर दीजिए ताकि दूसरा पार्टनर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके. कीपिंग अ स्पाउस without any purpose, trapped in an institution, without doing anything in order to make it survive is irrational and unjust. और इस ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज के डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया, हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर. ठीक है, अब ये केस इसलिए इंटरेस्टिंग है, इस केस में कुछ ऐसा देखने को मिला है जो बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है. फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पे, इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ऑफ मैरिज की थ्योरी पे या म्यूचुअल कंसेंट की थ्योरी पे डिवोर्स हो जाता है. बहुत कम ऐसा सिचुएशन होती है जहां पे either spouse are not ready to give any chance to marriage without demanding to break it. एक
स्पाउस मैरिज को सेकंड चांस भी नहीं देना चाहता है और उसे तोड़ना भी नहीं चाहता है। ये एक बड़ा ही विचित्र सा परिस्थिति है और इसलिए आपको ये केस मैंने पढ़ाया है। एक्स वर्सेस वाई लेटेस्ट केस है, आप इसे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सब्सटैंशियल आंसर निकल के तैयार होगा। चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू द फैक्ट से, मैंने बता ही दिया आपको। 99 में मैरिज हुई, 2 बच्चे भी थे। 2008 में रेस्टिट्यूशन के लिए फाइल किया गया, वो वापस नहीं आई। 2016 में डिवोर्स के लिए फाइल किया गया, फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया, हाई कोर्ट ने डिवोर्स रिजेक्ट कर दिया। मीडिएशन फेल हो गया, सेटलमेंट फेल हो गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई फायदा नहीं है, शादी को तोड़ देते हैं और डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास हो गया। मैरिज इज डेड क्योंकि वो 16 साल से उसको बचाने की कोशिश ही नहीं की गई है। इट इज इफेक्टिवली डेड फॉर 16 years। डिजर्शन को ब्रेक करने की भी कोई कोशिश नहीं की है। बेसिकली the fact that the restitution order was not complied with amounts to desertion as well। तो हस्बैंड को ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि डिजर्शन वैलिड था या इनवैलिड। the fact that she did not return and she did not even furnish any reasons for her non compliance is evidence enough to prove कि डिजर्शन हुआ था और वो वैलिड था या इनवैलिड था, वो डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। Grounds for divorce: granted divorce on the ground of desertion, reversing the high court's decision। जो इसके लैंडमार्क इससे मिलते जुलते केसेस है वो है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा, 1984 का केस है। देन वी हैव आर नटराजन वर्सेस सुदाता वासुदेवा, 2010 का केस है। दिनेश सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, 2008 का केस है। ठीक है, और आपके पास अब 2024 के भी केसेस है। एक्स वर्सेस वाई के अलावा मैंने आपको रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड 2-3 और केसेस भी पढ़ाए हैं। ठीक है, उन केसेस को भी यूज करिए, एक बेहद ब्यूटीफुल क्रोनोलॉजी लेटेस्ट जजमेंट्स की बनाइए और उनसे अपने आंसर्स को सजाइए। आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप एज पे रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट डज सेक्शन 13B ऑफ द एचएमए प्रोवाइड? जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, रेस्टिट्यूशन, वॉइडेबल मैरिज। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। Which section of IPC deals with cruelty? Again, very important answer is this answer you should know। In fact, इसका जो नया BNS का जो इसका corresponding section है वो आपको पता होना ही चाहिए। तो आप ना ही मुझे सिर्फ इसका आंसर बताएंगे, आप मुझे वो सेक्शन भी बताएंगे जो इसका corresponding सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, वो आपको याद रखना है क्योंकि Which section of the HME deals with restitution of conjugal rights? मैं आपको कितनी दफा पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी पढ़ाया है। The answer is pretty simple, right? Moving on, means के आंसर्स पे आ जाते, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। I'm sorry। Evaluate the impact of section 498A of the Indian Penal Code on cases of cruelty in marriage. How does the judiciary balance its application? Examine the legal framework around the restitution of conjugal rights in India, focusing on its constitutionality and limitations। ये दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरूर इनके आंसर्स क्रिएट करिए, किसी एक्सपीरियंस से चेक कराइए, इवैल्यूएट करवाइए और देखिए आपके आंसर्स की क्या क्वालिटी है। अगर आपके पास इस तरह का कोई रिसोर्स नहीं है तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सके। इफ यू आर अ दृष्टि स्टूडेंट देन ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू, अदरवाइज इफ देयर इज अनदर वे वी कैन हेल्प यू, विल डेफिनेटली ट्राई एट लीस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।